हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 6 देख लेते हैं। पाठ का नाम है स्थल मंडल, स्थल एवं स्थलाकृतियाँ। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों या नए हों तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने 5वां पाठ नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग उस पर क्लिक करके 5वां पाठ देख सकते हैं। आइए हम लोग 6ठा पाठ देख लेते हैं। स्थल मंडल, स्थल एवं स्थलाकृतियाँ पाठ का नाम है। हम लोग इसमें जानेंगे, पहले नंबर में देखेंगे स्थल मंडल किसे कहते हैं। दूसरे नंबर में देखेंगे पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की है, मतलब हमारी पृथ्वी की संरचना कैसे है। तीसरे नंबर में देखेंगे शैल चट्टान किसे कहते हैं, शैल या चट्टान किसे कहते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से, मतलब चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, ये सब भी जानेंगे। स्थलाकृतियों के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। आगे देखेंगे पृष्ठभूमि पर परिवर्तनकारी आंतरिक शक्तियाँ कौन कौन सी है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। प्यारे बच्चों, आज से लगभग कितने वर्ष पहले? 400 करोड़ वर्ष पहले जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। तब से आज तक इसमें अनेक परिवर्तन हुए। तब 400 वर्ष पूर्व से अभी तक इसमें क्या हुआ? बहुत प्रकार के परिवर्तन हुए, बहुत सी घटनाएं यहाँ पर घटी। पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल मंडल द्वारा तथा 71% भाग जल मंडल द्वारा घिरा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह कि प्यारे बच्चों, पृथ्वी का जो ये पूरा भाग है इसमें जो कि 29% भाग क्या हमारा स्थल है, और ये जो बचा पूरा 71% बचा, 71% के भाग क्या है, सब पूरा पानी से घिरा हुआ है। हम लोग आगे देख लेते हैं। ये दोनों वायु के आवरण से घिरे हुए हैं। ये स्थल और पानी भी किससे घिरे हुए हैं? वायु के द्वारा घिरे हुए चारों तरफ से। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर 3 प्रमुख मंडल हैं, जिन्हें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी पर कौन से मंडल है, कौन कौन सी मंडल है? 3 मंडल हैं। एक स्थल मंडल जिस पर हम लोग रहते हैं, दूसरा जल मंडल जहाँ पर पानी रहता है, तीसरा वायुमंडल जिस पर वायु चारों तरफ रहती है। हम लोग आगे देख लेते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह सभी जगह एक समान नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे पर्वत शिखर, बड़ी बड़ी नदियाँ और घाटियाँ पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, जिस पृथ्वी मतलब स्थल पर हम लोग रहते हैं वे सभी जगह समान नहीं है। कहीं पर ऊंचा है तो कहीं खाली। आप लोग अपने आसपास भी अनुभव कर सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कहीं पहाड़ है तो कहीं ऊंचा है तो कहीं नदी है, कहीं घाटियाँ हैं पाई जाती हैं, कहीं कहीं विशाल पठार है और विस्तृत मैदान में पाए जाते हैं, और क्या कहीं कहीं पूरा पहाड़ है तो कहीं विस्तृत मैदान जहाँ हम लोग खेती करते हैं। पृथ्वी की सबसे गहरी परत जिस पर मानव आदि रहते हैं को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत जहाँ मानव आदि रहते हैं, सभी जीव जंतु रहते हैं, हम लोग उससे क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं। हमारा जो पृथ्वी का धरातल है, ऊपरी भाग, उस पर क्या होता है? हमेशा परिवर्तन होता रहता है। धरातल पर 2 प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, आकस्मिक परिवर्तन और धीमी गति होने वाला परिवर्तन। हमारे पृथ्वी के धरातल पर 2 प्रकार से परिवर्तन होते हैं। पहला आकस्मिक, मतलब अचानक परिवर्तन, और दूसरा धीमी गति से परिवर्तन, जो हमें बहुत धीमा गति से परिवर्तन तो दिखाई नहीं देता है। जब परिवर्तन हो जाता है कई वर्षों बाद तब हमें उसका अनुभव होता है। उपरोक्त दोनों प्रकार के परिवर्तन आंतरिक एवं बाह्य प्राकृतिक शक्तियों तथा प्रक्रियाओं द्वारा होते हैं। ये दोनों परिवर्तन जो है कि आंतरिक तथा बाह्य प्राकृतिक शक्तियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा होता है। आंतरिक शक्तियों में ज्वालामुखी भूकंप प्रमुख है, और जो हमारा परिवर्तन होता है इसमें आंतरिक शक्तियों में क्या है? ज्वालामुखी कार्य हो सकता है और भूकंप के कारण भी हमारा परिवर्तन हो सकता है। वह शक्तियों में जो बाहर से आता है, जल हो गया, पवन हो गया, हिमानी हो गया, समुद्र की लहरें हो गया, ये धीमी गति से धरातल में परिवर्तन करती हैं। ये सब क्या करता है? बहुत धीमे धीमे हमारे पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन करता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। पृथ्वी की संरचना हम लोग देखते हैं।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना का रहस्य मानव के लिए सदैव कौतूहल का विषय रहा है। भूगर्भ के संबंध में हमारा ज्ञान आज भी सीमित है। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पृथ्वी का जो संरचना है, ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए ऊपरी भाग है, तो ये आंतरिक भाग जो है यहाँ पे, इसके बारे में सदैव वैज्ञानिक खोजते रहे, लेकिन हम इसके विषय में हमें पूरी जानकारी अब भी नहीं मिल पाया है। इधर वैज्ञानिकों ने खदानों की खुदाई, ज्वालामुखी उद्भेदन, भूकंप तरंगों के आधार पर भूगर्भ की संरचना के संबंध में जानने का प्रयास किए हैं। देखिए, खदानों की खुदाई द्वारा, ज्वालामुखी जब निकलता है उसके द्वारा, भूकंप के तरंगों द्वारा भूगर्भ में होने वाली संरचना के बारे में मनुष्य के या वैज्ञानिक ने जानने का कोशिश किया है, लेकिन उसमें अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। पृथ्वी की संरचना के बारे में कई वैज्ञानिकों तथा विद्वान भूगर्भवेत्ताओं ने अपने तर्क, कल्पना एवं विचारधाराएं प्रस्तुत की है। वैज्ञानिकों के मतानुसार पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांट सकते हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने जो अपना अपना तर्क दिया है, उसके अनुसार जो कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। भूपट्टी मतलब बाहरी परत, हमारा पहला में भूप्रॉपर्टी जो है कि हमारा ऊपर बाहरी परत जिसमें हम लोग खेती उती करते हैं। दूसरा परत होता है मेंटल परत, और तीसरा परत होता है निफे या कोर परत। पृथ्वी 3 भाग हो गया, पहला भूप्रॉपर्टी, दूसरा मेंटल, तीसरा निफे या कोर। हम लोग आगे देख लेते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी और एवं ऊपरी परत को भूपट्टी या स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, भूप्रॉपर्टी कहते हैं। इसी प्रकार प्राणी जगत निवास करता है। इसी पर क्या करता है, प्राणी जगत निवास करता है। देखिए, ये पृथ्वी का हमारा संरचना है गोलाकार, और ये सबसे बाहरी परत, ऊपरी परत जिस पर मिट्टी पाया जाता है, हम लोग खेती करते हैं, रहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी परत कहते हैं। ये सबसे ऊपरी परत हुआ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूपट्टी कहते हैं। और फिर ये दूसरा परत सियाल दिया हुआ है, और तीसरा परत सीमा, और निफे तीसरा हो गया, 1 और 2 और ये 3। हम आगे देख लेते हैं। यह मंडल हल्की जलज शैलों से बना हुआ है। यह हमारा जो कैसे बना हुआ है, हल्की जलज शैलों से मतलब पत्थरों से बना हुआ है। इसकी मोटाई लगभग 10 से 70 किलोमीटर है। इसकी मोटाई कितना है, 10 से 70 किलोमीटर है। महाद्वीपों की संरचना इसी से हुई है। हमारे महाद्वीपों की संरचना इसी के कारण हुआ है। अस्थलमंडल की ऊपरी परत को सियाल कहते हैं। देखिए, ये है, हम लोग ऊपरी अस्थलमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम 2 धातुओं की प्रधानता होती है। इस परत में हमारा क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, और दूसरा एल्युमिनियम पाया जाता है, Al पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। इसका औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सियाल के नीचे की परत को सीमा कहते हैं। हम देखिए, इसके नीचे वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम धातुओं की प्रधानता है। इसके अंदर किसकी प्रधानता होती है, सिलिका और मैग्नीशियम धातु की प्रधानता होती है। भूप्रॉपर्टी जो कि 70 से 29,900 किलोमीटर है, और इसकी कितना है, 70 से 2,900 किलोमीटर गहराई तक है। इसमें ओलोवाइल पायरक्सिन खनिजों की प्रधानता है। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है। इसके नीचे पृथ्वी का कोड है जिसे निफे कहते हैं, और इसके नीचे हमारा क्या है, सबसे लास्ट में ये कोड दिखाई दे रहा है, ये हमारा कोड है जिसे हम लोग निफे कहते हैं। इसे धात्विक कोड भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक कोड कहते हैं। इसमें फेरियम तथा निकिल की प्रधानता होती है। इस परत में किसकी प्रधानता होती है, फेरियम तथा निकिल तत्व की प्रधानता होती है। इसका भार एवं घनत्व सर्वाधिक है। इसका भार तथा घनत्व सबसे अधिक है। इसका औसत घनत्व जो कि 13 है। देखिए, इसका औसत घनत्व कितना है, 13 है, और इसका 2.9 से 4.7 था किसका, हमारा, और जो कि सीमा कितना था, यहाँ 2.7 ग्राम था।
वह भाग यह भाग जो कि 29 किलोमीटर गहराई से 6400 किलोमीटर गहराई तक है। इसका क्षेत्रफल कितना फैला हुआ है? 29,900 किलोमीटर से 6,400 किलोमीटर, अर्थात पृथ्वी के भीतरी केंद्र तक फैला हुआ है। यह पृथ्वी के भीतरी केंद्र तक फैला हुआ है। गहराई के साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान बढ़ता जाता है। ये कह रहा प्यारे बच्चों, जितना गहराई बढ़ेगा उसका तापमान भी क्या हो जाएगा? बढ़ता रहेगा। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर गहराई पर 1 सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अब देखिए, अगर हम पृथ्वी के 32 मीटर अंदर जाएंगे तो हमारा 1 सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये याद रखिएगा, 1 किलोमीटर अंदर जाने पर हमारा तापमान 1 सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की अधिकता के बावजूद आंतरिक शैलें तथा धातुएं पिघली नहीं, ठोस रहती है। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक सतह का तापमान बहुत अधिक है, फिर भी जो है कि आंतरिक शैलें, पत्थरें या धातुएं पिघली नहीं बल्कि किसमें रहती है? ठोस अवस्था में रहती है। इसका मुख्य कारण उन पर बाहरी परतों का दबाव बना रहना है। ये किस कारण से होती हैं? ठोस में जो बाहरी परत के उनके ऊपर दबाव पड़ता है, इस दबाव के कारण क्या होती है? ठोस होती है। सरिया हम लोग चट्टान देख लेते हैं। धरातल की रचना करने वाले सभी पदार्थ सैल कहलाते हैं। देखिए, सैल हम लोग किसे कहते हैं? जो हमारे धरातल की संरचना करते हैं, निर्माण करते हैं, हम लोग उसे क्या कहते हैं? सभी पदार्थ, उसको हम लोग सैल कहते हैं। अतः जिन पदार्थों से भू प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ उन्हें सैल या चट्टान कहते हैं। इनमें ग्रेनाइट की कठोर तथा मिट्टी की परत, मुलायम सभी प्रकार के तत्व सम्मिलित हैं। देखिए, इस सैल में हमारा ग्रेनाइट की कठोर परत के साथ साथ मुलायम मिट्टी है, वो भी सम्मिलित है। ये सैलें एक या अनेक खनिजों के मिश्रण से बनी है। ये हमारा सैलें क्या है? एक या अनेक खनिजों के मिश्रण मतलब मिलकर बनी हुई है। निर्माण के आधार पर सैलें 3 प्रकार की होती हैं। हमारे निर्माण के आधार पर सैलें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला आग्नेय सैल, दूसरा अवसादी सैल, तीसरा कायांतरिक सैल। हम लोग आग्नेय सैल के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सैलें भूप्रॉपर्टी के आंतरिक प्रारंभिक सैलें हैं। ये जो है कि ये सैलें भूप्रॉपर्टी की प्रारंभिक सैलें होती हैं। इन्हें प्राथमिक सैलें भी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक सैलें भी कहते हैं। ये सैलें पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघले पदार्थों के ठंडा होने से बनी है। देखिए प्यारे बच्चों, जब लावा फूटता है, ज्वालामुखी आता है, तो वही सैलें जो कि पृथ्वी से बाहर निकलती हैं और उनके ठंडा होने से ये बनती हैं। भूप्रॉपर्टी के नीचे अति गर्म पिघला पदार्थ भूप्रॉपर्टी में अथवा ऊपर से ठंडा होकर कठोर हो जाता है, उसे आग्नेय सैल कहते हैं। देखिए, वही जो पिघला हुआ भाग जो बाहर निकलता है वे ठंडा होकर कठोर हो जाता है, तो हम लोग उससे क्या कहते हैं? आग्नेय सैल कहते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा पृथ्वी का आंतरिक संरचना है। यहाँ से ये क्या निकल रही है? दरार के द्वारा लावा बाहर निकलता है, तो ये ठंडा होकर हमारा किसका निर्माण करता है? आग्नेय सैल का निर्माण करता है। यहाँ से देखिए, ये ज्वालामुखी निकल रहा है और यहाँ से बहते हुए आग्नेय सैल का निर्माण कर रहा है। किसी छिद्र या दरार से बाहर निकलकर भूप्रॉपर्टी पर फैलता है तो वह बहुत जल्दी ठंडा होकर कठोर हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय सैल को कोबाल्ट कहते हैं। जो ये ज्वालामुखी से पदार्थ बाहर निकलता है, हम लोग वो ठंडा हो जाता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? इसको बेसाल्ट कहते हैं। ध्यान से देखिए, आग्नेय सैल को ठंडा होने पर हम लोग क्या कहते हैं? उसे बेसाल्ट कहते हैं। यह सैल गहरे काले रंग की, कठोर तथा भारी होती हैं। ये कैसे होते हैं? हमारा काला गहरा रंग का होगा और कठोर तथा बहुत भारी होंगे। सड़क बनाने में इनका उपयोग किया जाता है और सड़क बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इन्हीं का प्रयोग करते हैं। और हम लोग दूसरा देख लेते हैं सैलें, अवसादी सैलें। जल, वायु एवं हिम द्वारा बहकर लाए गए कंकड़ पत्थरों के छोटे छोटे कण जीवाश्म आदि भूभाग या समुद्र तल के परतों में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार जमे पदार्थ को अवसादी कहा जाता है। देखिए, जल द्वारा, वायु द्वारा, हिम द्वारा जो कि बहाकर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या छोटे छोटे कण या किसी भाग के जीवाश्म जानवर के, ये क्या था? हमारे समुद्र में जाकर धीरे धीरे तली में देखिए ये इकट्ठा हो जा रहे हैं।
इस तो जमे हुए हम लोग पदार्थ को क्या कहते हैं, अवसादी कहते हैं। यही अवसाद की परतें मिट्टी तथा दबाव के कारण कठोर हो जाती हैं। ये क्या होती हैं, अवसादी पर गर्मी तथा दबाव के कारण क्या होती हैं, कठोर हो जाती हैं। इन्हें अवसादी या परत शैल कहते हैं। क्यों परत से इसलिए कहते हैं क्योंकि परते परते जमती पानी द्वारा, हवा द्वारा, रेत द्वारा क्या होता है, धीरे धीरे जमती हैं। इनके निर्माण में जल की प्रमुख भूमिका होने से इसे जलज चट्टान भी कहते हैं। देखिए इनका निर्माण किसके कारण होता है, प्रमुखतः जल के द्वारा होता है, क्योंकि कंकड़ छोटे छोटे पदार्थ ये जो कि बहकर मिट्टी के पानी के द्वारा ही समुद्र के तली में इकट्ठा होते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी, कोयला आदि इनके उदाहरण हैं। और इसके उदाहरण में कौन, और सादी चट्टानों के कौन कौन से उदाहरण हैं, बलुआ पत्थर हो गया हमारा, चूने का पत्थर हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया, कोयला हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, हमारे अवसादी चट्टाने के उदाहरण, शैल के उदाहरण है। जीव जंतु तथा वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपरी धरातल का लगभग 80% भाग अवसादी चट्टानों से ढका है। और पृथ्वी के धरातल का जो है कि ऊपरी भाग का 80% भाग जो कि हमारा अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। देखिए ये अवसादी चट्टानें परत दर परत हैं। हम लोग तीसरा देख रहे हैं, कायांतरिक शैलें। जब आग्नेय तथा अवसादी चट्टानें के रूप, रंग और गुण में आंतरिक ताप तथा दाब के कारण पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है तो उन्हें कायांतरित या परिवर्तित शैलें कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आग्नेय चट्टानें या अवसादी चट्टानों की जो होती हैं उन पे पृथ्वी के दबाव ताप के कारण जब उनका क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, उनका रूप बदल जाएगा, तो हम लोग उससे क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टानें कहते हैं या परिवर्तित शैलें कहते हैं। क्योंकि ये बाहरी ताप दाब के कारण क्या होता है, उनका गूढ़ रंग बदल जाता है। चूने के पत्थर से संगमरमर, देखिए चूने के पत्थर से क्या हुआ, संगमरमर हुआ। बलुआ पत्थर से क्वार्ट्ज, चिकनी मिट्टी से स्लेट, देखिए चिकनी मिट्टी से क्या बना, स्लेट बना। कोयले से ग्रेफाइट, फिर कोयला से हमारा परिवर्तित होकर कायांतरित तो क्या बना, ग्रेफाइट बना। और हीरा बना कोयला से ताप और दाब के कारण। ये शैलें अधिक कठोर तथा रवेदार होती हैं। ये शैलें क्या होंगी, अधिक कठोर होंगी तथा परतदार होती, रवेदार होती हैं। हम आगे देख लेते हैं। स्थलाकृतियों के प्रकार देख लेते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। देखिए पृथ्वी पर हमारे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। पृथ्वी का धरातल सब जगह एक समान नहीं होता। हम लोग पहले ऊपर भी देख लेंगे, पृथ्वी का धरातल जो है कि क्या सब जगह एक समान नहीं होता। कहीं ऊंचा होता है तो कहीं नीचा होता है, तो कहीं धरातल होता है तो कहीं मैदान होता है, कहीं क्या होता है, पठार होता है। स्थलाकृतियों के आकार तथा बनावट में विभिन्नता पाई जाती है। और स्थलाकृतियों के आकार तथा बनावट में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। समय समय पर इनमें अनेक परिवर्तन भी होते रहते हैं। और समय के अनुसार इनमें क्या होते हैं, परिवर्तन भी होते रहते हैं। ऊपर हम लोग देखे हुए हैं परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, इसमें 2 प्रकार का, आकस्मिक और धीरे धीरे। निर्माण प्रक्रिया तथा विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर स्थलाकृतियों की 3 मुख्य वर्गों में रखा गया है। अब देखिए निर्माण प्रक्रिया तथा विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर स्थलाकृतियों कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में, पर्वत, पठार और मैदान। कौन कौन से भाग हैं, याद रखिएगा, पहला पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान। हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं। पर्वत धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के भाग से अत्यधिक ऊंचा हो, उसे समुद्र तल से 1000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई हो, पर्वत कहते हैं। देखिए पर्वत हम लोग किसे कहते हैं, जो समुद्र तल से 1000 ऊंचाई पर हो, 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो, तथा अपने आसपास के भाग से क्या हो, बहुत अधिक ऊंचा हो। बहुत अधिक ऊंचा होगा तब वो पृथ्वी से 1000 मीटर ऊंचाई पर हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पर्वत का शीर्ष भाग कम से चौड़ीनुमा, चोटीनुमा तथा इसका ढाल तीव्र होता है। और पर्वत का कैसा होता है, उसका शीर्ष जो कि नुकीला होगा, चोटीनुमा होगा, और उसका ढाल क्या होगा, बहुत तेज होगा। पृथ्वी के संपूर्ण स्थलीय भाग के लगभग 20% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। और देखिए स्थलाकृतियां के 20% भाग पर क्या पाया जाता है, हमारा
पर्वत पाए जाते हैं। पर्वतों के कई प्रकार होते हैं। हमारा पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लैक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत आदि। जैसे हमारा ब्लैक पर्वत हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया, वलित पर्वत हो गया। पर्वतों से हमें कई लाभ होते हैं। पर्वतों से क्या होता है, कई प्रकार का लाभ भी होता है। ये नदियों के उद्गम स्थल होते हैं। देखिए पर्वतों के लाभ, इनसे क्या होता है, नदियाँ निकलती हैं, जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। ये हमारी जलवायु पर भी क्या कहते हैं, प्रभाव डालते हैं। इनमें खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। इनसे क्या होता है, हमारा खनिज पदार्थ भी निकलता है। हम लोग पठार देख लेते हैं। पठार हम लोग दूसरा नंबर देख लेते हैं। धरातल का वह भाग जो ऊंचा, विस्तृत और ऊपर से मेज की भांति सपाट हो तथा जो समुद्र से तल से लगभग कितना हो, 100 मीटर ऊंचाई पर। देखिए धरातल पृथ्वी का वह भाग जो ऊंचा हो तथा विस्तृत रूप से ऊपर तथा उसका नुकीला नहीं हो, चोटी नुमा नहीं हो, मेज के आकार का समतल हो, सपाट हो, और वो पृथ्वी तल से कितना ऊंचाई पर हो, 100 मीटर की ऊंचाई पर हो। इससे अधिक ऊंचा भी हो सकता है। क्या कहलाता है, हमारा पठार कहलाता है। पठार भी कई प्रकार के होते हैं। ये पठार भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार। पठारों से हमें खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। पठारों से हमें क्या प्राप्त होता है, खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। पठार बहुत उपजाऊ होते हैं। कोई पठार हमारा क्या होते हैं, बहुत उपजाऊ भी होते हैं। हम लोग तीसरा देख लेते हैं, मैदान। धरातल का समतल, चौरस, कम ऊंचाई वाला भाग मैदान कहलाता है। देखिए धरातल जो समतल हो, चौरस हो, बढ़िया से फैला हुआ हो, ऊंचाई ज़्यादा न हो, हमारा क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 350 मीटर होती है। इनकी ऊंचाई कितनी होती है, समुद्र तल से लगभग 350 मीटर होती है। मैदान भी कई प्रकार के होते हैं। हमारा ये जो मैदान भी है वो कितने प्रकार, कई प्रकार का होता है। मैदान मानव निवास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है। मैदान जो कि उस पर क्या करते हैं, मैदानों पर मानव निवास करते हैं और सबसे अच्छा और उपयुक्त स्थल भी है, क्योंकि मैदान ही उसकी भोजन, वस्त्र, मकान तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्योंकि सभी मनुष्य क्या करते हैं, मैदान में ही अपना भोजन उगाते हैं, क्या करते हैं, अनाज उगाते हैं, कपड़ा बनाने की मशीन, कारखाना, अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारा मैदान ही करता है। इसलिए विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का जन्म मैदानी भूभाग में हुआ। इसका हमारे क्या, विश्व के सभी सभ्यताओं का जन्म कहाँ हुआ, मैदानी भूभागों के में हुआ। मैदानों को सभ्यता का पालन कहा जाता है। मैदानों को क्या कहता है, सभ्यता का पालन कहा जाता है। अब आपसे पूछे कोई कि सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो हम लोग किसे कहेंगे, मैदानों को। पृथ्वी का सबसे विकसित भाग है। ये जो कि हमारी पृथ्वी क्या है, सबसे विकसित भाग है। हम लोग आगे देख लेते हैं, भू संचलन की क्रियाएं देख लेते हैं। हम जान चुके हैं पृथ्वी का धरातल सर्वत्र एक समान नहीं है। हम ऊपर देख चुके हैं हम लोग कि पृथ्वी का धरातल जो है कि सर्वत्र एक समान नहीं, कहीं ऊंचा पठार है, कहीं पर्वत है, तो कहीं क्या है, मैदान है। कहीं पर समतल मैदान है तो कहीं पर पर्वत पठार है। इनकी संरचना परिवर्तनकारी शक्तियों द्वारा होती है। देखिए इनकी संरचना किस प्रकार से होती है, परिवर्तनकारी शक्तियों द्वारा होती है। पृथ्वी के आंतरिक तथा बाह्य भाग के कार्यरत शक्तियाँ लगातार धरातल में परिवर्तन करती रहती हैं। देखिए हम लोग देखें ना, पृथ्वी में दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं, एक आंतरिक शक्तियाँ और दूसरा बाहरी शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ में हमारा कौन, ज्वालामुखी और भूकंप हो गया। बाह्य शक्तियाँ में जल हो गया, वायु हो गया, ये सब हमारा क्या है, बाहरी शक्तियाँ हैं। इन्हें भू संचलन की क्रियाएं कहा जाता है। जो पृथ्वी के उत्तरी भाग में परिवर्तन होता है, हम लोग इसे इन्हें क्या कहते हैं, भू संचलन की क्रियाएं कहते हैं। आंतरिक तथा भूगर्भिक शक्तियों से दो प्रकार की गतियां उत्पन्न होती है, क्षैतिज तथा अवलंब। आंतरिक जो गतियों से दो प्रकार के उत्पन्न होता है, एक क्षैतिज, दूसरा लंबवत। इन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है, दीर्घकालिक भू संचलन, आकस्मिक या तीव्र भू संचलन। हम लोग इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, एक जो बहुत धीमी गति से होता है और दूसरा तीव्र, मतलब आकस्मिक परिवर्तन हो जाए।
हम देखते हैं दीर्घकालीन भू संचलन, मतलब जो बहुत धीरे धीरे भू संचलन में परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह अत्यंत मंद गति से होता है। यह परिवर्तन क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है। इनमें महाद्वीपीय एवं पर्वत निर्माण कार्य भू संचलन गतियाँ सम्मिलित है। इनमें क्या होता है, महाद्वीप का निर्माण, पर्वत का निर्माण, ये सब क्रियाएं इसके अंदर सम्मिलित है। महाद्वीपीय निर्माण कार्य भू संचलन विशाल भाग पर देखा जाता है। देखिए महाद्वीपों का निर्माण जो कि आंतरिक भू संचलन का एक भाग है, इसी के द्वारा हम लोग उससे महसूस करते हैं। जो हमारा 7 महादेश है, ये गतियाँ लंबवत दिशा में कार्यरत होती हैं। ये गतियाँ हमारी किस दिशा में कार्यरत होती है, लंबवत दिशा में कार्यरत होती हैं, जिससे भूपटल के ऊपर उठने तथा नीचे धंसने की क्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, किसी भूपटल के ऊपर उठने तथा नीचे धंसने की क्रियाएं लगातार धीरे धीरे चलती रहती हैं। इससे पृथ्वी पर महाद्वीप, पठार तथा मैदान की रचना होती है। इससे हमारा क्या होगा, पृथ्वी पर महाद्वीप का निर्माण होगा, पठार का निर्माण होगा तथा मैदानों का निर्माण होगा। इसके विपरीत परिवर्तनकारी संचलन में क्षैतिज शक्ति कार्यरत होती है। इससे धरातल में तनाव तथा दबाव उत्पन्न होता है और शैलों के मुड़ने तथा टूटने की क्रियाएं होती रहती हैं। इसके जो क्षैतिज परिवर्तन होता है, इसमें धरातल पर क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, इससे शैलें क्या होती है, मुड़ती हैं या टूटती हैं। इसका प्रभाव सीमित क्षेत्रों में होता है। इसका प्रभाव क्या होता है, किसी एक क्षेत्र में होता है। पर्वतों का निर्माण इस क्रिया से होता है और हमारे पर्वतों का निर्माण इसी क्रिया के कारण होता है। पर्वत निर्माण वलन तथा भ्रंशन 2 रूपों में होता है। हमारा पर्वत निर्माण किससे होता है, एक वलन द्वारा होता है और दूसरा भ्रंशन द्वारा होता है। हम लोग ये दोनों रूप देख लेते हैं। वलन किसे कहते हैं, पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा शैलों में लहर नुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को वलन कहते हैं। इसमें शैल स्रोत के कुछ भाग मुड़कर ऊपर उठ जाते हैं और कुछ भाग क्या होगा, मुड़कर नीचे बढ़ जाते हैं। कुछ भाग क्या होगा, मुड़कर हमारा नीचे बढ़ जाएगा। देखिए ये आपस में क्या कर रहा है, संपीड़ित कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। तो धीरे धीरे बल लगाते ये क्या हुआ, ये ऊपर उठ गया और ये कुछ क्या हो गया, नीचे बढ़ गया। यह क्रिया बार बार धीरे धीरे लगातार होता रहता है। हम लोग आगे देख लेते हैं, ये वलन का दिखाया हुआ है। अब हम लोग भ्रंशन देख लेते हैं। क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण शैलें के टूटकर अलग होने की क्रिया को भ्रंशन कहते हैं। देखिए ये जो क्षैतिज तनाव दबाव उत्पन्न होगा यहाँ पे, इस कारण तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो क्या ये टूट कर शैलें कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। इसमें पृष्ठ भूभाग का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे चला जाता है, धंस जाता है। इससे भ्रंश घाटी या खंड पर्वत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके प्रमुख उदाहरण कौन सा है, भ्रंश घाटी हमारा हो गया या खंड पर्वत इसके प्रमुख उदाहरण है। हम लोग आगे देखते हैं आकस्मिक भू संचलन। इसमें जो पृथ्वी के अंदर अचानक उत्पन्न होता है परिवर्तन, हम लोग उससे क्या कहते हैं, आकस्मिक भू संचलन कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी और हमारा भूकंप, ये पृथ्वी के आंतरिक भू संचलन जो अचानक उत्पन्न होता है। हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी, पृथ्वी तल पर होने वाले आकस्मिक प्राकृतिक घटनाओं में ज्वालामुखी प्रमुख है। पृथ्वी के तल पर होने वाले आकस्मिक घटनाएं में जो है कि क्या होता है, ज्वालामुखी भी एक प्रमुख है। ज्वालामुखी भूपटल पर एक गोल छेद या दरार वाला खुला भाग होता है। देखिए ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर एक दरार से क्या होता है, बाहर निकलता है धीरे धीरे। इससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैसें, तरल लावा, उष्ण जल, चट्टाने के टुकड़े, राख, धुआं निकलता है और इन्हीं छिद्रों से होकर क्या धीरे 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 हमारा लावा निकलेगा, वही क्या है, हमारा ज्वालामुखी है। हम लोग आगे देखिए ये हमारा ज्वालामुखी निकल रहा है, ये गर्म भाग निकल रहा है धीरे धीरे, इसमें छिद्र है,
ये वाष्प निकला, क्रेटर निकला, ज्वालामुखी के कुछ लावा निकले। हम आगे देख लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी प्यारे बच्चों 3 प्रकार का है। एक सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी, तीसरा विषुवत मतलब या शांत ज्वालामुखी जो मिश्र हो चुका है। सक्रिय ज्वालामुखी देखते हैं जिन ज्वालामुखियों से एक बार उद्भेदन होने के बाद निरंतर समय समय पर उद्भेदन होते रहते हैं उन्हें सक्रिय मतलब वह ऐसा ज्वालामुखी जो बार बार निकलता रहता है, बार बार विस्फोट होता रहता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें इटली का एटना तथा स्ट्राबोली ज्वालामुखी इसके प्रमुख उदाहरण। इटली का एटना तथा स्ट्राबोली इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हम और सक्रिय देख लेते हैं। ये वे ज्वालामुखी जिनसे कई बार उद्भेदन के बाद उद्भेदन की समस्त क्रियाएं कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। देखिए बार बार निकलने के बाद जो है कि ज्वालामुखी फिर विस्फोट नहीं होगा, कुछ समय के लिए क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, किंतु अकस्मात पुनः उद्भेदन हो जाता है। और क्या होगा? आकस्मिक बंद होने के साथ अचानक उसमें क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगी। इन्हें अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध सक्रिय, मतलब कभी सक्रिय रहेगा कभी सक्रिय नहीं रहेगा। हम आगे देख लेते हैं विषुप्त शांति। जिन ज्वालामुखियों में एक बार उद्भेदन होने के बाद लंबे समय तक उद्भेदन नहीं होता तथा पुनः उद्भेदन की संभावना भी नहीं होती है। देखिए ऐसा ज्वालामुखी जहाँ एक बार उद्भेदन हो गया फिर वहाँ दोबारा नहीं होगा या होने की संभावना बहुत कम होती है, ऐसे ज्वालामुखी को विषुप्त या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे हमारा अफ्रीका का किलिमंजारो का इसका प्रमुख उदाहरण है। हम लोग आगे देख लेते हैं ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। प्यारे बच्चों ज्वालामुखी जो कि मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। जैसे मैदान पर्वत आदि पर्वत, इनसे बहुत बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं। ज्वालामुखी से निकली लावा चारों ओर फैलकर कालांतर में उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। शांत ज्वालामुखी के मुख से वर्षा का जल भरने से झीलों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से कई लाभ के साथ साथ हानियाँ भी होती हैं। ज्वालामुखी उद्गार से मानव, जीव जंतु, वनस्पति क्षेत्र, मानव बड़े बड़े नगर गांव जलकर नष्ट हो जाते हैं अथवा दबकर ध्वस्त हो। देखिए ज्वालामुखी उत्पन्न होगा तो हमें उसका प्रभाव पड़ेगा। उससे चारों क्या होगा? लावा का निर्माण होगा जिसमें अनेक प्रकार की उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होगा। उसके मुख से जो है कि झीलों पानी अंदर चले जाएंगे, झीलों का निर्माण होगा। इसके उद्भेदन समय हानियाँ भी होती हैं। हमारा वनस्पति, जीव जंतु, मानव किसी क्षेत्र आग के बड़े बड़े गोलों में लिपट कर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। हम लोग भूकंप देख लेते हैं। भूकंप शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। भूकंप शब्द प्यारे बच्चों कितने शब्दों से मिलकर? 2 शब्दों से मिलकर। पहला भू, दूसरा कंप। मतलब पृथ्वी का कांपना क्या है? भूकंप है, जिसका समान अर्थ है पृथ्वी का कंपन। मतलब पृथ्वी क्या करती है? कंपन करने लगती है। जिस तरह शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर गोलाकार लहरें उत्पन्न केंद्र के चारों ओर प्रवाहित होती है, उसी तरह भूगर्भ केंद्र में भूकंप लहरें चारों ओर फैलती हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग शांत जल में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो क्या होता है? एक लहर, जैसे हम लोग यहाँ फेंकेंगे तो एक लहर चारों तरफ ऐसे फैलेगा। उसी तरह से हमारा पृथ्वी के अंदर जब हलचल होता है, हमारे यहाँ हलचल हुआ तो ये हलचल ऐसे चारों तरफ धीरे धीरे फैलने लगेगा और इसका प्रभाव इस केंद्र पर सबसे अधिक होगा। इस केंद्र पर क्या होगा? इसका प्रभाव सबसे अधिक। जैसे जैसे ये दूर जाएगा उसका प्रभाव कम होता जाएगा। हम लोग भूकंप के कारण देख लेते हैं। भूकंप किस कारण आता है? पृथ्वी के अंदर कभी कभी अचानक हलचल होती है तो भूकंप आते हैं। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के कारण उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो क्या आता है? भूकंप आता है। ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण भी भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उसके कारण भी क्या हो जाएगा? भूकंप आने लगता है। कभी कभी भूकंप के अंदर बनने वाली गैसें जलवाष्प कमजोर भूपटल को तोड़कर ऊपर निकलती है तो कोशिश करती है, जिससे भूकंप आते हैं। कभी कभी पृथ्वी के अंदर क्या होता है? गैसें तथा जलवाष्प बाहर निकलने की कोशिश करती है तो क्या आता है? भूकंप आता है। ज्वालामुखियों के समान ही भूकंप भी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में आते हैं। जापान में भूकंप बहुत आते हैं। भारत के हिमालय तथा पर्वतीय प्रदेश भूकंप का मुख्य क्षेत्र है। भारत में देख लेती है
हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र भूकंप का प्रमुख स्थल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? पर्वतीय क्षेत्र। भूकंप से लाभ, देखिए भूकंप से कई प्रकार के लाभ हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, हानियाँ हैं। इससे कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर जाती है। इससे क्या कभी कभी हमारी मिट्टी जो कृषि करने योग्य मिट्टी क्या होती है, ऊपर आ जाती है। नवीन भू आकारों का निर्माण होता है। इससे क्या होगा, नए प्रकार के भू आकारों का निर्माण होगा। इसमें बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। भूकंप का कारण क्या होता है, बहुत से बहुमूल्य पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर हो क्या होता है, धरातल पर आ जाते हैं। इनसे नीचे हो जाने वाले भूभाग पर झीलों का निर्माण होता है। जब ये भूकंप आएगा, जहाँ गड्ढा होगा उससे क्या हो जाएगा, झीलों का निर्माण हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं भूकंप से हानियाँ। इससे जनजीवन की हानि होती है। भूकंप आता तो क्या होता है, जनजीवन जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हो जाता है। सब नीचे मकान के अंदर जब दबकर मर जाएंगे। मनुष्य पशु मर जाते हैं, इमारत गिर जाती है, रेल सड़कें टूट जाती है, कारखाने नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या हो जाएगा, मनुष्य मर जाते हैं, पशु भी मर जाते हैं, इमारतें गिर जाती है, आदमी सोया तो सोया रह जाएगा, भूकंप आया तो क्या हो जाएगा, सड़कें रेलें सब क्या हो जाए, टूट जाती हैं। नदियों के मार्ग अवरुद्ध होने से भयंकर बाढ़ आती है। जैसे नदियाँ हमारा बह रही है, भूकंप का बगल का पहाड़ टूट कर उसमें आ जाएगा, गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, बाधा हो जाए तो बाढ़ जाएगा। समुद्र में बहुत ऊंची विनाशकारी लहरें उठती हैं। अब भूकंप के कारण क्या होता है, समुद्र में बहुत बड़ा विनाशकारी लहर सुनामी आ जाता है। भूखंडों में दरारें पड़ जाती है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। हमारे भूखंडों में क्या होता है, दरारें पड़ जाती है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। अभ्यास देखते हैं प्यारे बच्चों। पृथ्वी का लगभग कितने भाग स्थल से जलमंडल से घिरा हुआ है, तो हमारा कितना भाग जलमंडल से घिरा हुआ है, 71% भाग। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, हमारा हम लोग वो भी ऊपर पढ़े हैं, जापान में। प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्वेश्चन एक अलग वीडियो में बना देंगे, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके का मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा उसके आंसर क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। गर्व से कहें हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।